Hey guys, welcome back to my channel and today we are going to cover complete React Basics। यानी कि आज हम complete React Basics को कवर करने वाले हैं। React के आर्किटेक्चर क्या होता है, React को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। So without any further ado, let's begin। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रेड बटन को क्लिक करके। और मेरे अभी 91 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं चाहता हूं इस हफ्ते 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है और बहुत ही लेटेस्ट सारी चीज़ें हैं और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इन वीडियोज़ से। सो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे वीडियोज़ क्रिएट करूँ। सो कंप्लीट माई 100 सब्सक्राइबर्स within this week and I'll make more and more good content और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। So let's start the video and get back to my VS Code editor। So guys, आज हम React के थ्रू क्या बनाने वाले हैं। React के थ्रू आज हम एक सिंपल सा फॉर्म इनपुट एलिमेंट बनाएंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ लिखेंगे तो जो नेम लिखा था ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो आज हम ये सिंपल सा एक इनपुट एलिमेंट बनाएंगे और देखेंगे कि रिएक्ट के थ्रू हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं और रिएक्ट में बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे। सो लेट्स जंप बैक टू माय VS कोड एडिटर और हम इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं और बाकी की चीज़ें हम फिर देखते हैं। सो गाइस, अब मैं अपने VS कोड एडिटर में हूँ और अब हम देखेंगे कि हम रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक कमांड लिखना है। अब वो कमांड क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि कमांड क्या है। तो अगर आपको रिएक्ट इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा npx create -react app एंड देन आप फोल्डर का नाम, जो भी आपको फोल्डर का नाम रखना है। सो मैंने रखा फर्स्ट रिएक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कमांड लिखा है npx create react app फर्स्ट रिएक्ट। तो फर्स्ट रिएक्ट मेरा जो है ये एक फ़ोल्डर का नेम है और क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है मेरा एक पैकेज है जो कि इंस्टॉल होगा, जो कि उसकी फ़ाइल जितनी भी हैं वो इंस्टॉल होंगी। और npx क्या है, ये एक npm टूल रनर है। अब इसके बारे में जानते हैं कि भाई npm क्या होता है, npx क्या होता है। नाउ npx से पहले हम क्या करते थे, हम लिखते थे npm क्रिएट रिएक्ट ऐप। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि npm और npx में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने वेब ब्राउज़र पे एक बहुत ही अच्छी Geeks for Geeks वेबसाइट पे एक आर्टिकल है जो कि एक्सप्लेन करता है npm और npx के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम समझते हैं। अगर मैं ऑटो ड्रॉ अपना खोल लूँ और इसके थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ कि npm और npx क्या है तो समझते हैं पहले। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डेवलपर हैं, आपने एक पैकेज क्रिएट किया जो कि क्या करता है, दो नंबर्स को लेता है, उनका सम करता है और उसका आउटपुट दे देता है। तो आप ये चाहते हैं कि आप इस पैकेज को पब्लिश करें ताकि जो दूसरे डेवलपर्स हैं उनको वो यूज़ कर सकें। तो आप क्या करते हैं, npm के थ्रू आप अपने पैकेज को पब्लिश करते हैं एक ऑनलाइन रिपोजिटरी में। npm क्या है, npm एक ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ रिपोजिटरी है और एक कमांड CLI टूल है, कमांड लाइन इंटरफेस टूल है, जिसके थ्रू आप उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप पब्लिश कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे बेसिकली एक रिपोजिटरी है, ऑनलाइन रिपोजिटरी है जो कि इन सारे पैकेजेस को मैनेज करती है। छोटे छोटे पैकेजेस हैं, इन सभी पैकेजेस को आप मैनेज करती है। और एक यूज़र है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये यूज़र है और एक ये यूज़र है। तो अगर हम इसको कहते हैं यूज़र 1 और एक और यूज़र है यूज़र 2, ठीक है। तो एक ये यूज़र है और एक ये यूज़र है, ठीक है, दो यूज़र हैं। नाउ इस यूज़र 1 ने क्या किया कि एक पैकेज क्रिएट किया और उसने क्या किया कि npm के थ्रू इस ऑनलाइन रिपोजिटरी में अपना पैकेज पब्लिश कर दिया। अब यूज़र 2 को उस पैकेज को इंस्टॉल करना है तो वो क्या करेगा, वो इस npm CLI टूल के थ्रू अपने में सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में पैकेज को इंस्टॉल करेगा। अब जो इंस्टॉलेशन होता है ये दो तरीके से होता है npm में, एक होता है ग्लोबली, एक होता है लोकली। जब आप ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं तब जो आपका पैकेज है वो आपके सिस्टम में, ग्लोबल सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जो कि है आपकी जो कि डिफ़ॉल्ट ड्राइव के बिन डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो जाता है। तो आप उस पैकेज को किसी भी प्रोजेक्ट में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम उसको लोकली इंस्टॉल करते हैं
जब आप लोकली इंस्टॉल करते हैं तब क्या होता है कि आपको जिस प्रोजेक्ट में आपने उस पैकेज को इंस्टॉल किया आप उसी में रन करा सकते हैं, उसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। पहले क्या होता था कि पहले आप पैकेज को इंस्टॉल करते थे, उसके बाद क्या करते थे, या तो आप उसके लोकल पाथ पे जा करके उसको रन कराते थे, या फिर आप क्या करते थे package.json फाइल में उस पैकेज को स्क्रिप्ट में लिख देते थे और उसके बाद टाइप करते थे npm run, और उसके बाद तब वो पैकेज रन करता था। तो ये काफ़ी हैक्टिक प्रोसेस हुआ करता था, क्योंकि आपकी जो फाइल्स हैं वो 100 GB की हो सकती हैं, मतलब 100 MB, 200 MB, 500 MB की जो पैकेज होता था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए npx का लाया गया। npx क्या है बेसिकली, ये भी npm के साथ ही आता है, लेकिन ये क्या करता है कि एक npm पैकेज रनर है जो कि एग्जीक्यूट करता है पैकेज को विदाउट इवन इंस्टॉलिंग दैट पैकेज। ये एग्जीक्यूट कर देता है npm रजिस्ट्री से पैकेज को विदाउट इंस्टॉलिंग पैकेज को। और ये जो आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिपोजिटरी देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको npm रजिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें सारे पैकेजेस जो हैं लिस्टेड हैं कि कौन कौन से पैकेजेस अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि npm और npx के बीच में क्या अंतर है। और आपको अगर डायरेक्टली पैकेज को रन कराना है तो आप लिखेंगे npx एंड देन पैकेज का नाम। तो यही काम हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन अपना फोल्डर का नाम, जिसमें हमारा रन करने के बाद जो भी फाइल्स क्रिएट होंगी वो उसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। सो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, आई होप, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और जैसे ही आप इंटर करेंगे, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा तो ये क्या करेगा, ये जो पैकेज है ये आपका इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होता है तब तक हम पॉज करते हैं, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा देन हम फिर आते हैं। तो गाइस, क्रिएट रिएक्ट ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस फोल्डर डायरेक्टरी में जाना है जिसमें आपकी फाइल्स इंस्टॉल हुई। तो यहाँ पे हमने जो फोल्डर का नाम रखा था फर्स्ट रिएक्ट रखा था, राइट। तो आप डालोगे यहाँ पे cd फर्स्ट रिएक्ट और आप इंटर प्रेस कर दोगे तो आप इस फोल्डर डायरेक्टरी में चले जाओगे जिसमें हमारी सारी फाइल्स हैं रखी हुई हैं। नाउ अगर आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं yarn स्टार्ट। अगर आपके पास yarn इंस्टॉल है तो आप yarn स्टार्ट लिखिए, अदरवाइज अगर आपके में npm इंस्टॉल है तो आप npm स्टार्ट लिख सकते हैं। और आप npm स्टार्ट लिख करके जैसे ही आप इंटर करेंगे वैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा, और ये लोकल पोर्ट 3000 पे लोकल होस्ट पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है, और अभी आप देखेंगे कि ये स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, हल्का सा, क्योंकि सारी फाइलें प्रोसेस करता है। तो अभी आप देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो अभी इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट जो है मेरे वेब ब्राउज़र पे लोड हो रहा है। अब अगर हम अपनी प्रोजेक्ट में जाएं और इस डायरेक्टरी में देखें क्या क्या है, तो हमारे पास नोड मॉड्यूल फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है, सोर्स फोल्डर है और अदर डायरेक्टरीज हैं। तो पहले हम देखते हैं पैकेज.json। नाउ पैकेज.json जो है क्या है, पैकेज.json जो है हमारे बताता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन सा वर्जन है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स हैं वो सारी पैकेज.json फाइल में होती हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की गई, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ हैं। तो आप देख सकते हो कि हम कई सारी डिपेंडेंसीज़ का यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए पर्पज़ से सारी डिटेल्स इसमें दी रहती हैं। पैकेज.json में हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हमारा कौन सा वर्जन है, तो सारी डिटेल्स दी रहती हैं यहाँ पे। तो हम कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप लिखते हैं यहाँ पे npm स्टार्ट, जब आप npm स्टार्ट लिखते हैं तो बेसिकली ये हमारा रन करता है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो बिल्ड जब करते हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें जो नेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ड का यूज़ करते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट क्या करते हैं, इजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इजेक्ट का यूज़ करते हैं। आप इजेक्ट अभी मत करिएगा, ये थोड़े एडवांस कमांड्स हैं, तो अभी के लिए रहती हैं हमारी प्रोजेक्ट की, राइट। नाउ जो हमें कोड लिखना है, ये कोड जो है किस में होता है, ये सोर्स फोल्डर में होता है, सोर्स फोल्डर में होता है। अब आप देखते हैं कि इन फाइल्स में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम app.js फाइल में जाएं जो कि हमारी मेन फाइल है, तो इसमें हम पहले क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं import react from react। तो हम क्या कर रहे हैं, हम react पैकेज से हम react पैकेज को अपने फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो आप div टैग, हेडर टैग, इमेज टैग लिख रहे हैं, ये JSX
है बेसिकली, ये HTML कोड नहीं है, ये JSX है। नाउ ये जो JSX है ये बेसिकली क्या होती है, ये आपकी कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है, इस JSX को कन्वर्ट करने के लिए और इसको समझने के लिए हम रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। जो ऊपर हम लिख रहे हैं इंपोर्ट रिएक्ट, तो ये जो JSX फाइल है, ये जो JSX हमने लिखी है, ये बिल्कुल दिखती है बिल्कुल एकदम HTML जैसी, बट ये HTML है नहीं, ये हमारी JSX है। तो अगर आपके बारे JSX के बारे में बहुत जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। अभी के लिए आप समझिए ये JSX कोड है हमारा, क्या है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो लेट मी मेक इट लिटिल बिट understandable so that you can easily grab whatever they happening. So इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या बेसिकली हो रहा है। तो जो भी आप ये app.js में हम जो भी फाइल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो भी हमने कोड लिखा है, ये हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा रहे हैं। इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट्स ऐप से हम इस फंक्शनल कंपोनेंट को, कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली रिएक्ट में कंपोनेंट कुछ नहीं है, कंपोनेंट पे एक्सपोर्ट करा रहे हैं इसको। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट्स ऐप से हम इस फंक्शनल कंपोनेंट को, कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली रिएक्ट में कंपोनेंट कुछ नहीं है, कंपोनेंट एक फंक्शन है जो कि कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ऐप हेडर लोगो और ये एडिट सोर्स app.js सेव टू लोड, तो अगर आप मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है। ये जो बेसिकली है ये इस कंपोनेंट से आ रहा है, इस फंक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो ये हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट हम कहाँ करा रहे हैं, ये एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट करा रहे हैं किसमें, index.js फाइल में। index.js फाइल में हमने देख रहे हैं कि हम इस पैकेज को इंपोर्ट करा रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम से हम क्या कर रहे हैं कि इसको रेंडर करा रहे हैं ना। जब रिएक्ट डॉम हमने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और उसके बाद हमने ऐप दिया हुआ है, ये जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ये इसको हम यहाँ पे करा रहे हैं। और जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID है, जो हमारा पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html में जब जाएंगे आप, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डिव बनाएगी जो कि रूट नाम से है। ठीक है, इसको हम app.js में क्या, index.js में हम क्या कर रहे हैं, इस रूट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। और जो भी हमारा ये रिएक्ट हमने जो भी कोड लिखा है, ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा जावास्क्रिप्ट जो भी ये कोड है, ये कन्वर्ट होगा हमारा HTML के अंदर और तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये जो है यहाँ पे आगे रेंडर हो जाएगा। और ये जब रेंडर यहाँ पे होगा, इससे क्या होगा कि हमारे जो फाइल जो हम सामने फ्रंट एंड में देखते हैं, ये हमें दिखता है। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि कैसे क्या होगा। जो हमारा वर्चुअल डॉम, हमने अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वर्चुअल डॉम के बारे में मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो जो वर्चुअल डॉम है वो हम रिएक्ट डॉम के थ्रू एक्सेस करते हैं। और जो ये JSX है, इसको समझता कौन है, इसको कन्वर्ट कौन करता है, प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली हमारा रिएक्ट पैकेज करता है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने अभी तक क्या क्या किया हुआ है। तो अगर हम अपने app.js में जाएं, और जो ये हमारा फंक्शन कंपोनेंट है, याद रखना जितने भी हम काम करेंगे, जो भी हम फंक्शन काम करेंगे, ये बेसिकली रिएक्ट में कंपोनेंट के थ्रू होता है। तो अगर हम इस कोड को यहाँ से जाएं, इसको हटा दें, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको मैंने सेव किया। ठीक है, और इसके अंदर अब हम अगर हम एक ये लिख दें फॉर एग्जांपल, और ये देखिए आप यहाँ पे जो रिएक्ट का कंपाइलर है, ये बता देता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम इसको लोगों को हटा दें और ठीक है, और इसके अंदर अगर हम लिखें यहाँ पे क्या, h1 टैग लिखें, एक h1 टैग बनाएं और यहाँ पे लिखें क्या, हेलो सब्सक्राइबर्स, और इसको सेव कराएं। और अगर अब हम अपने फोल्डर के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, हेलो सब्सक्राइबर। आपको क्या करना है, आपको बार बार रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो कई सारी चीज़ें हैं। अब इस रिएक्ट के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं। हमारा वेब पैक आता है, बेबल आता है। बेबल क्या होता है बेसिकली, बेबल जो हमारा जो हम एडवांस ES6 कोड लिखते हैं, ES7 के कोड लिखते हैं, बेबल क्या करता है, इसको प्योर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, पुरानी वाली जावास्क्रिप्ट में, ताकि हमारे जितने भी ब्राउजर्स हैं उनको समझ में आ सके। क्योंकि जितने नए नए सिंटेक्स आ रहे हैं, अब तो ES6 जो है कई सारे मोस्टली सारे ब्राउजर समझते हैं, बट जो हमारे नए नए सिंटेक्स आ रहे हैं ES7 के, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो अभी ब्राउज़र्स नहीं समझ पाते हैं। वो चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट ब्राउज़र के अंदर नहीं की गई। बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, अब एक ब्राउज़र तो है नहीं। तो
इसके लिए हम क्या करते हैं, बेबल का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है, जो नए सिंटेक्सेस हैं, इनको वो पुराने सिंटेक्सेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको बेबल का मतलब समझ में आ चुका है। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो सब्सक्राइबर, राइट। तो आप इतना समझ सकते हैं कि इतना मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है। अब हम समझते हैं कि ये जो app.css लिखी है हमने, index.css और app.css, अब app.css को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और याद रखना कि हम क्या करते हैं, हम जब HTML लिखते थे तो वहाँ पे हम क्लास लिखते थे, बट यहाँ पे हम क्लास नहीं लिखते हैं। हमें अगर डिफाइन करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम। अब अगर हम app.js अपनी फाइल खोलें और यहाँ पे देखें तो app.app नाम से हमने क्या किया है, यूज़ किया हुआ है CSS को, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं इस क्लास को। तो यहाँ पे हम जब भी क्लास डिफाइन करेंगे किसी भी JSX टैग के लिए, तो हम यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे रिएक्ट में, ना कि क्लास लिखेंगे। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि अभी तक हमने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब कंपोनेंट जो हैं रिएक्ट के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक होता है तुम्हारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। नाउ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये हमारा क्या है, ये एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट को लेकर के आएंगे। तो कंपोनेंट को लिया है मैं, और यहाँ पे लिखूंगा क्लास ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट, एंड देन हमें यहाँ पे रेंडर फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जो कि रिटर्न करेगा। और ये जो रिटर्न करता है, ये सिर्फ हमें याद रखना कि एक ही कंपोनेंट को, एक ही जो एलिमेंट है, JSX का एलिमेंट है, उसी को रिटर्न करेगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पे div, और फिर आप अपना यहाँ पे div लिख दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये जो क्लास कंपोनेंट है, ये दो डिव्स को ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। बट ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा याद रखना कि एक ही डिव और एक ही एलिमेंट जो है वो रिटर्न करेगा। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कि भाई क्या क्या हो रही हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे उस प्रोजेक्ट को कॉपी करेंगे। तो इसको देखने के लिए चलिए देखते हैं कि कैसे हम कोड करेंगे इसको। तो गाइज़ अभी हम रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और अब यहाँ पे कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये जानना है कि जो वेबसाइट है वो रिएक्ट से बनी है कि नहीं बनी है, तो आप एक डेवलपर टूल है, एक्सटेंशन है, दैट इज़ रिएक्ट डेवलपर टूल, आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये बता देता है कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी किससे बनी हुई है, रिएक्ट के किस रिएक्ट से बनी है कि नहीं बनी है। तो ये जो वेबसाइट है बेसिकली रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बेसिकली रिएक्ट से ही बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो रिएक्ट आप देख सकते हैं, रिएक्ट में लिखा हुआ है कि रिएक्ट बेसिकली क्या है, कंपोनेंट बेस्ड है। नाउ कंपोनेंट बेस्ड का क्या मतलब है हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है कंपोनेंट बेस्ड का मतलब। नाउ कंपोनेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है, अब ये देख रहे हैं, अब ये कंपोनेंट, ये चीज़ देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी है, फिर ये यहाँ पे भी है, और इसके बाद अब नीचे आएंगे फिर से ये यहाँ पे है। तो पहले क्या करना पड़ता था कि पहले अगर हमें 3 इस तरीके के डिव्स चाहिए, 3 इस तरीके के एलिमेंट्स चाहिए होते थे, तो हमको 3 तरीके से बार बार हमको ये लिखना पड़ता था। और फिर इसमें अगर कंटेंट अलग अलग है, जैसे इसमें ये हेलो टेलर है, इसमें ये सेकेंड्स गिन रहा है, इसमें ये थोड़ा टू डू लिस्ट उन्होंने बना रखी है, तो अलग अलग कंपोनेंट है, राइट। अब इसमें जो काम हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। तो कंपोनेंट में क्या होता है कि हम कंपोनेंट हम एक ही बनाएंगे, बस हम जो डेटा है वो अलग अलग पास करेंगे, और वो अलग अलग डेटा जो है मेरा, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कंपोनेंट हैं ये बनेंगे। हमें एक बार कोड करना है, हमें 3 बार कोड अलग अलग नहीं रखना है, हमें सिर्फ ड्राइव प्रिंसिपल का यूज़ करना है, यानी डू नॉट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, और उसी कंपोनेंट को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, और उस कंपोनेंट को हम किसी अदर प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कि भाई कंपोनेंट क्या होता है, और बनाते हैं कि कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, डिव नाम से, ठीक है। और कंपोनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ ये जो ये फालतू की फाइल्स हैं इनको हटाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे app.css फाइल है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये मेरे काम की नहीं है। app.test.css फाइल है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये भी मेरे काम की नहीं है। अब ये देखिए कुछ एरर आया है इसमें, तो ये एरर क्या है, चलिए देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है। कह रहा है कि फेल टू कंपाइल, हाँ, app.css फाइल है, index.js फाइल है,
index.css फाइल है, ये रेस्ट्रिक्ट मोड लगा रखा है इन्होंने। कह रहा है नो सच डायरेक्टरी यूट्यूब फर्स्ट सोर्स /app.css। नाउ ये कहाँ पे यूज़ हो रही है, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर दे आर यूजिंग दिस फाइल। तो ये फाइल ये बेसिकली कहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये एरर शो करता है। तो ये जो फाइल है ये कहीं पे यूज़ कर रहे हैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर, ठीक है, जिसको मैंने अभी डिलीट किया है। तो इसको देखते हैं कि भाई ये क्यों एरर मेरा शो कर रहा है, राइट। तो ये जो एरर मेरा आ रहा है ये नोड मॉड्यूल के CSS लोडर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो CSS लोडर में डिस्ट फोल्डर नाम से है जिसमें ये मेरा एरर शो कर रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये जो app.js है इसमें हम क्या कर रहे थे, हम इस जो मैंने app.css डिलीट करी उसमें हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब मैंने वो डिलीट कर दी तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे, इसी वजह से मेरा ये एरर शो कर रहा था, राइट। तो अगर हम यहाँ पे अभी लिखें हेलो सब्सक्राइबर, ठीक है, सेव करें, और अब अगर हम अगेन जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख रहा है हेलो सब्सक्राइबर, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ चुका है कि अभी तक क्या क्या हो रही हैं चीज़ें। तो हमने कुछ फाइल्स यहाँ से डिलीट करी हैं, index.app.css ये रहने दीजिए, ठीक है। तो अब हमें कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। तो हम कंपोनेंट्स क्रिएट कैसे करते हैं, हम कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम से, ठीक है। कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स होंगे और इनको हम इंपोर्ट करेंगे अपने app.js में और index.js में, जो भी हम देखेंगे कैसे करना है। तो हमको क्या बनाना है, इसमें एक इनपुट एलिमेंट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में हम एक इनपुट्स नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इस इनपुट नाम के फोल्डर के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे नाम से क्या, input.component.jsx। नाउ जहाँ पे हमने .component.jsx क्यों लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है ताकि हम ये बता सकें कि हमारी जो ये फाइल है ये एक JSX फाइल है। तो हम एक स्टैंडर्ड का यूज़ करके चलते हैं और लिखते हैं यहाँ पे input.component.jsx। तो हम इसको अगर हम इंटर करें तो हमारी एक इनपुट फोल्डर के अंदर ये फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे क्या, input.css styles.css। नाउ style.css क्या करता बताता है कि हमारी ये CSS फाइल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड का फॉलो करते हैं और एक नोटेशन हम कह सकते हैं कि नोटेशन का फॉलो, आप अपना भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा नोटेशन यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें समझ सकें कि भाई ये हमारी CSS फाइल है और वो हमारी कंपोनेंट फाइल है। तो इतना आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम यहाँ पे अभी तक क्या क्या मैंने किया हुआ है। हमने कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर हम एक इनपुट नाम का कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, input.component.jsx नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की है और input.style.css नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की है। सो राइट नाउ आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें अभी कर सकते हैं। तो हमको क्या बनाना है, हमको एक इनपुट फॉर्म बनाना है। तो इनपुट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट को यहाँ पे ले करके आएंगे। तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट इनपुट। अभी हमने input.component.css में कुछ किया नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे। नाउ क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में क्या अंतर है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होते हैं हमारे वो स्टेट्स को रखते हैं। हमेशा याद रखना, क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें कोई स्टेट, यानी हम स्टेट मतलब क्या है कि हमें कुछ डेटा, जो हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है, यानी कि वो कंपोनेंट जो कुछ डेटा को
प्रिजर्व कर रहे हैं, कुछ डेटा को होल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करेंगे। और अगर हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के तभी यूज़ करेंगे जब हमें कोई डेटा को होल्ड नहीं करना है, कोई डेटा मेरा जो है होल्ड नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने API से अपना डेटा मेरे पास आया, अब डेटा मेरे पास आया तो उसको कहीं रखोगे ना, तो वो जो रखते हैं, जो प्रोसेस करने के लिए जो डेटा रखते हैं अपने पास, वो हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर रखते हैं। और जब हमें सिर्फ डेटा को प्रोसेस करना होता है तब हम क्या करते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। और रिएक्ट की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो रिएक्ट भी हमेशा यही बोलते हैं कि हमें फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट का। तो टिल नाउ आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। एंड आई एम सॉरी, मेरा घर जो है थोड़ा सा एक सिटी के पास में है, यानी कि हाईवे के पास में है, तो आपको वॉइसेस बहुत आ रही होंगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अभी आप सिर्फ इस पर फोकस करिए जो मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स को इनिशलाइज करना है तो आप या तो फंक्शन ऐप जो हमने पहले देखा कि वो उससे कर सकते हैं, या फिर आप एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एरो फंक्शन का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे कॉन्स्ट इनपुट एंड देन आप एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न। और हमने पहले डिस्कस किया है कि सिर्फ ये एक ही एलिमेंट को रिटर्न करेगा, राइट, एंड रिटर्न। और हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इनपुट टाइप इनपुट टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, आप इसका हम नेम दे देंगे इनपुट, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करा देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इनपुट। अब हम एक चीज़ और मैं डिस्कस करना भूल गया कि जब भी हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे तो हमेशा क्या होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि जब जितने भी हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ये हमारे जितने भी होंगे, ये एक क्या होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो इतना मैंने कर लिया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको अगर इसको इंपोर्ट कराना है app.js के अंदर, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट इनपुट फ्रॉम, एंड देन हम इसको पाथ देना होगा कि किस पाथ पे ये हमारी फाइल है, और हम इसको सेव कराएंगे। और अभी देख रहे हैं इनपुट इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, यानी कि यहाँ पे हमने इनपुट डिफाइन किया है बट हमने यूज़ नहीं किया है। तो अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, इनपुट, और हम इसको सेव करा देंगे। सो टिल नाउ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कि हमने क्या किया है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट किया है, हमने इनपुट नेम दिया हुआ है और कंपोनेंट बनाया हुआ है। नाउ हमें क्रिएट क्या क्या करना है, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाइल है ये रेंडर होकर के आ रही है, राइट। अब हमने अपने प्रोजेक्ट में देखा था कि हमारे पास क्या था, हमारे पास नेम था, और जब हम नेम पे क्लिक कर रहे थे तो नेम हमारा ऊपर जा रहा था, राइट। तो वैसा ही कुछ हम करने वाले हैं अभी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉप्स समझते हैं। प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स और स्टेट्स दो चीज़ें होती हैं ना। प्रॉप्स क्या होते हैं, जब हम दो कंपोनेंट्स जब कम्युनिकेट करते हैं, राइट, व्हेन टू कंपोनेंट्स गेट्स कम्युनिकेटेड, यानी कि दो कंपोनेंट्स जब कम्युनिकेट करते हैं तब हमारी प्रॉप्स का इस्तेमाल होता है। प्रॉप्स कुछ नहीं है, डेटा है जो कि एक पास ऑन किया जाता है। यानी कि जैसे हम बॉल, क्रिकेट मैच में क्या होता है कि एक प्लेयर जो होता है दूसरे प्लेयर को बॉल फेंकता है, राइट। उसी तरीके से जो हमारा प्रॉप्स है वो बॉल है, डेटा है हमारा। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करेगा थ्रू डेटा। तो जो डेटा कम्युनिकेट करता है वो हमारा क्या होता है, हमारा प्रॉप्स होता है, राइट। और जो कंपोनेंट जो हम डेटा प्रिजर्व करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास बॉल आई तो जो बॉल को हमने अपने पास रखा तो वो तब जो डेटा होगा हमारा वो स्टेट कहलाएगा। यानी जो क्लास होगी वो जब डेटा को अपने पास रखेगी तब हम क्या कहेंगे, उसको स्टेट कहेंगे। और जब वो डेटा किसी दो कंपोनेंट के बीच में ट्रैवर्स होगा, यानी कि दो कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेट करेंगे हम, तब वो क्या कहलाएगा, प्रॉप्स कहलाएगा। तो टिल नाउ आपको इतना समझ में आ चुका होगा प्रॉप्स और कंपोनेंट क्या होते हैं, राइट। तो अगर आपको कंपोनेंट स्टेट को डिफाइन करना है तो स्टेट को डिफाइन करने का एक तरीका है, क्या है, हम एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, ठीक है। दिस डॉट स्टेट लिखेंगे और हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे कि भाई हमारा जो लेबल होगा वो क्या होगा, नेम होगा। तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया अपनी स्टेट कि भाई ये हमारा डेटा है। ये देखिए स्टेट ऐसी होती है, क्लास के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं स्टेट। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्लास के अंदर हम क्या डिफ़ाइन करते हैं, हम स्टेट डिफ़ाइन करते हैं। और अगर हम इस स्टेट को नेम, और याद रखना जो ये करली ब्रेसेस के अंदर जब भी हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमेशा जावास्क्रिप्ट होगी, जावास्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हम नेम दिस डॉट स्टेट डॉट लेबल हमने लिखा। अब क्या कर रहा है, ये जो नेम इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट लेबल लिखा हमने, ये प्रॉप्स की तरह के बिहेव कर रहा है। यानी कि जो ये दिस डॉट स्टेट डॉट लेबल है, यानी नेम को हम सेंड कर रहे हैं अपने इस इनपुट डॉट कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स में। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पास कर रहे हैं, इस नेम को हम इनपुट डॉट कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स में पास कर रहे हैं। हम बॉल को जैसे फेंकते हैं एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम ऐप डॉट जेएस जो मेरा कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट, वो एक फंक्शन कंपोनेंट से कम्युनिकेट कर रहा है और ये सेंड कर रहा है क्या, प्रॉप सेंड कर रहा है दिस डॉट स्टेट डॉट लेबल। यानी नेम जो प्रॉप है हमारा, जो स्टेट है, डेटा है, उसको ये पास ऑन कर रहा है। अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो इसको एक्सेस करने का हमारे पास एक तरीका है। यहाँ पे हम प्रॉप्स डिफाइन किए दे रहे हैं और यहाँ पे हम एक लेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, लेबल फॉर नॉट लेबल। और यहाँ पे हम एक स्पैन डिफाइन करेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे, क्लास नेम दे देंगे कंटेंट। और हम क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम से हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस करेंगे। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम से, या फिर हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉप डॉट नेम से लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लिखा होता तब हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। अगर हमने यहाँ पे प्रॉप्स डिफाइन कर दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉप्स डॉट नेम। तो क्या कर रहा है, दिस डॉट स्टेट डॉट लेबल क्या कर रहा है, इस इनपुट कंपोनेंट को ये नेम नाम से एक प्रॉप भेज रहा है और इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम अपने इसमें जाएं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट है और हमारे पास क्या है, नेम है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा ना कि प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। सो इतना आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा, इतने कॉन्सेप्ट। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ दोबारा देखिए वीडियो को। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चले जाइए या आप गूगल पे सर्च कर लीजिए इनको, आपको और अच्छे से समझ में आगे जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट डाउन में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। तो टिल नाउ आपको इतना समझ में अभी तक आ गया होगा कि हम कैसे कम्युनिकेट कराएंगे प्रॉप्स के थ्रू, कैसे कंपोनेंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ अब हम कुछ डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे ताकि जो हमारा ये एलिमेंट है ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो इसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं आता है तो आप मेरे CSS वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने फ्लेक्स बॉक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है। तो आप फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करके भी आप इसको मैं डिज़ाइन करूँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास नेम डिफ़ाइन करते हैं ऐप, ओके। यहाँ पे हमने इनपुट में डिफ़ाइन किया हुआ है। अब इनपुट डॉट स्टाइल डॉट CSS में अगर हम जाएं, डॉट ऐप का यूज़ करें और इसको हम दे दें बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड और इसको सेव कराएं। और अब देखें तो क्या है, वेट, मैंने इसको, इस स्टाइल को मैंने इंपोर्ट नहीं कराया, इसी वजह से दिख नहीं रहा है मेरे को। तो हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट कराने के लिए डायरेक्ट हम इंपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सेव करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी हाइट दे दें क्या, 100 VH, मैंने इसकी हाइट क्या की, मैंने इसकी हाइट दे दी भाई कि ये 100 VH का हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, और इसको हम सेव कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये है
इनपुट एलिमेंट है और हमारा जो लेवल है वो क्या आ गया है, ये सेंटर में आ गया है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा ना कि हमने कैसे इसको हम सेंटर में लेकर के आए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम जो ये हमारा इनपुट एलिमेंट है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऐप इनपुट में जाएंगे और इसकी हम विड्थ को डिफ़ाइन करेंगे कितना, इसकी हाइट को डिफ़ाइन करते हैं। हाइट को हम दे देते हैं 20 VH और इसको सेव करते हैं। और अगर अब हम जाएं तो ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, इतना मुझे बड़ा नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं 10 VH और इसकी विड्थ को हम कर देते हैं कितना, 15 VW और सेव करते हैं। अब अगर आपको VWVH नहीं पता है तो आप प्लीज़ CSS की उसमें जाइए, मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सब चीज़ें, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी ये बहुत बड़ा है, अभी भी ये बहुत बड़ा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हाइट को हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 20 VW कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी तक मैंने क्या क्या किया हुआ है चीज़ें। हमने क्या किया है, हमने विड्थ दी है 20 VW और अब हमको क्या करना है, हमको इसकी हाइट को बढ़ाना है। जो हमारा ये इनपुट एलिमेंट है इसकी हम हाइट को कैसे बढ़ा कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हाइट को बढ़ाना है हमको। तो हम डायरेक्टली हाइट का इस्तेमाल करें और हम 50 पिक्सल दे दें। अभी मैं 50 पिक्सल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी वैसे मैं पिक्सल्स का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, बट अभी के लिए हम 5 VH कर देते हैं। अगर ये भी सही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा इनपुट कितना है, इतना हो गया है, राइट। और अगर हम इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, फॉन्ट साइज़ कर दें हम 1.3 रैम, तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ चुका है, राइट। और अगर हमें डिव के अंदर हमारा क्या क्या है, इनपुट है और लेबल है, तो अगर हमें आपको इसका फॉन्ट साइज़ इतना ही रखना है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं और फॉन्ट साइज़ को सेव कर सकते हैं। तो हमारा नेम भी बड़ा हो गया और हमारा अभी कंटेंट छोटा हो गया, ठीक है। तो कंटेंट छोटा हो गया तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, फॉन्ट साइज इनहेरिट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ना कि फॉन्ट साइज़ को इनहेरिट मैंने क्यों किया है। ये क्या करेगा, जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है यानी ऐप एलिमेंट जो है, ऐप से पेरेंट एलिमेंट से ये इनहेरिट कर लेगा उसको। तो टिल नाउ इतना आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्या क्या किया। तो गाइस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट किया हुआ है, इसको सेंटर किया हुआ है और मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है और इसको हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं हम, राइट। अब हमको इसको यहाँ लाना है और इसको जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, राइट। हमें कुछ ऐसा करना है, राइट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा अपना फॉन्ट सही करते हैं। तो फॉन्ट साइज़ को अगर हम इनहेरिट कर दें, उसको सेव करें, तो हमारा जो कंटेंट है ये भी बड़ा हो गया है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, पहले इनपुट से हम बॉर्डर को हटाते हैं। बॉर्डर को अगर हम नन कर दें और फिर सेव करें तो आप देख सकते हैं कि मेरा बॉर्डर हट गया है, लेकिन जब हम क्लिक कर रहे हैं तो बॉर्डर आया जा रहा है। तो इसको हम सही करेंगे, इसको भी हम हटाएंगे, तो इसको हम देखेंगे कि हम कैसे हटाएंगे। तो ये सब चीज़ों के देखने के लिए हमने अभी तक सिंपल ही रखा हुआ है, राइट। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं, राइट। अब हमें कुछ और चीज़ों को इसमें देखना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। कि हमें थोड़ी और एडिशंस करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे एक डिव क्रिएट किया हुआ है। अब ये डिव क्यों क्रिएट किया हुआ है इसको मैं बताऊँगा आपको, मैंने क्यों क्रिएट किया हुआ है ये। सबसे पहले मैं क्लास नेम क्रिएट कर लेता हूँ और इसको दे देता हूँ मैं ऐप कंटेंट, राइट। और अब तो ये वर्क नहीं करेगा, ओके। सो अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी तक क्या किया है। अब अगर मैं ऐप कंटेंट में अपनी पोजीशन को रिलेटिव कर दूँ,
अब अगर आपको नहीं पता पोजीशन रिलेटिव मैंने क्यों किया है तो आप प्लीज़ CSS में जाइए, बेसिक्स समझिए पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों किया हुआ है ये, राइट। और अगर हम अब ऐप कंटेंट में जो लेबल है उसको टारगेट करें और उसको हम अगर पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दें और इसको हम लेफ़्ट को 0 कर दें और हाइट को हम क्या कर दें, सॉरी बॉटम को भी हम 0 कर दें और अगर हम हाइट को 100% कर दें और विड्थ को भी हम 100% कर दें, उसको सेव करें, तो देखिए क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट एलिमेंट था उसके ऊपर ये आ गया है। अगर हमको इसको दिखाना है आपको तो हमें बॉर्डर को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करूँ अभी और अगर मैं आपको शो करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर आ गया है, राइट। अब हम कुछ क्लिक करने के बाद हम कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसको सही कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पॉइंटर इवेंट्स, अगर हम इसको नन कर दें और अब हम जाएं अपने उसमें और क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हम अंदर भी अब लिख पा रहे हैं, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसमें हम पैडिंग टॉप करेंगे, पैडिंग टॉप, और इसको हम दे देते हैं कितना 5 पिक्सल। और अगर अब हम जाएं 5 पिक्सल की जगह अगर हम 20 पिक्सल कर दें या फिर 15 पिक्सल कर दें, सेव करें, तब देखिए अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है, राइट। और हम हाइट को हटा देते हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है, राइट। अब अगर हम यहाँ से क्या करें कि इनपुट में बॉर्डर को अगर हम नन कर दें, ठीक है, और हम क्या करें बॉर्डर बॉटम को 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दें। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं तो अब देखिए कुछ ऐसा हो गया है, राइट। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। अब ये जो है इसको हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अब इसको हम सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या किया था, हमने क्लास स्पैन को क्या कंटेंट प्रॉपर्टी दी, क्लास नेम दिया था, राइट। अगर हम कंटेंट में जाएं और इसको हम दें बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, उसको सेव करें, तो क्या होगा देखिए, अब इसमें हमारा एक बॉर्डर बन गया, राइट। अब अगर हम इसमें मार्जिन दें, मार्जिन टॉप करते हैं, मार्जिन नहीं पैडिंग टॉप कर देते हैं, नहीं मार्जिन देखते हैं। अगर हम मार्जिन टॉप कर दें, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम, क्या, अगर हम पोजीशन को ही एब्सोल्यूट कर दें और टॉप से हम 5 पिक्सल दे दें, तब देखते हैं क्या होगा। ये थोड़ा सा देखिए नीचे आ गया है, राइट। 5 पिक्सल दिया है, इसको अगर हम 10 पिक्सल कर दें तो अब देखिए ये थोड़ा सा और नीचे आ गया है, राइट। इतना अच्छा है। अब अगर हम रेड वाले को हटा दें तो ये थोड़ा सा और क्लियरली आपको दिखने लगेगा कि भाई मैंने क्या किया हुआ है, राइट। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मैंने अभी तक क्या क्या किया हुआ है। अब देखिए आप ये थोड़ा सा दिखने लगा है वैसा ही जैसा ही था। अब इसमें मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो पहले हम इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन के लिए हमने क्या किया, ट्रांजिशन के लिए एक प्रॉपर्टी ऐड करी कि भाई ऑल प्रॉपर्टी पे 0.3 सेकेंड में ये ईज हो। अब ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ये ट्रांजिशन करती है, जो भी ट्रांजिशन हम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो इसको ईज आउट करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है। अब अगर हम ऐप कंटेंट में जाएं, ठीक है, ऐप कंटेंट के इनपुट में जैसे ही हम इनपुट को फोकस करेंगे, राइट, जैसे ही हम इनपुट को फोकस करेंगे तो हम क्या करें कि हमारा जो लेबल है, लेबल के जो डॉट कंटेंट है उसके ट्रांसफॉर्म हो, उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म करें और इसको ट्रांसलेट करें हम वाई एक्सिस में -140%, राइट। अब अगर हम जाएं और हम क्लिक करें तो देखिए अब ये ऊपर जा रहा है,
लेकिन हम जब लिख रहे हैं तब ये नीचे चला आ रहा है। अब इसको हमको सही करना पड़ेगा। तो देखिए इतना मैंने कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें इसकी विड्थ को, तो ये और अच्छा दिखेगा, राइट। देखिए ये जा रहा है। अब अगर हम इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा दें इनपुट में, क्या, आउटलाइन नन, उसको सेव कर दें। अब आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर तो जा रहा है, देखिए कितना अच्छे से ऊपर जा रहा है। और इसके फॉन्ट साइज़ को अगर हम कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, अगर हम इसको 130 कर दें और इसके फॉन्ट साइज़ को हम क्या कर दें 1.8 रैम कर देते हैं, ठीक है। अब रैम क्या है, रैम भी एक रिलेटिव यूनिट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये रैम एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे रिएक्ट के बेसिक CSS की बेसिक्स प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने उसमें क्या क्या कवर किया हुआ है, राइट। तो ये रैम हो गया, ये फ्लेक्स बॉक्स हो गए, डिस्प्ले ग्रिड्स हो गए, तो ये सब चीज़ें मैंने कवर की हैं। आप मेरे CSS की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये ऊपर जा रहा है और कंटेंट हो जा रहा है, राइट। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ ये फिर से नीचे आ जा रहा है, तो इसको हमको सही करना पड़ेगा। तो इसको सही करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, क्या, अगर हम यहाँ पे कॉमा लगाएं और ऐप कंटेंट के इनपुट को जब ये वैलिड करे तब हमारा जो लेबल हो और जो कंटेंट हो वो वहीं पे ही रहे, ठीक है। अब ये सूडो क्लास होती हैं, ये सूडो क्लासेस होती हैं, ठीक है। इनको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे ये काम करती हैं। अब अगर मैं जाऊं और अब मैं अगर लिखूं तो ये देखिए दोबारा नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ऊपर ही रह गया है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों रह गया ऊपर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब ये इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इनपुट में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि रिक्वायर्ड। अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेगा। अब रिक्वायर्ड हमने इसलिए ऐड किया है ताकि ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो इनपुट है वो कोई वैल्यू को नहीं लेगा। तो इससे क्या होगा कि जब तक हम लिखेंगे नहीं इसमें तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लिख करके बाहर क्लिक करते हैं तो ये वहाँ पे ही रहेगा। अब देखिए ये मैंने क्या क्रिएट किया, ये मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, इनपुट एलिमेंट का एक मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, राइट। अब अगर हमको इस इनपुट को इस्तेमाल करना है 3-4 जगहों पे, तो हम फिर से कॉपी कर सकते हैं और जो भी हमारा नेम है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी जगह पे हम कुछ और भेजते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी जगह पे भेजते हैं सिर्फ सब्सक्राइब, ठीक है। अब सेव करते हैं तो देखिए हमारे पास 3 इनपुट बनेंगे ऐसे ही। अब ये देखना पड़ेगा कि गड़बड़ क्या हुई है। अगर हम यहाँ पे लिखें सब्सक्राइब, ठीक है, अगर हम इसको सेव करें, लेट्स सी व्हाट इज़ द एरर कमिंग। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि जब हम यहाँ पे ऐप इनपुट एलिमेंट के मैंने 2 इनपुट्स बनाए हैं तो ये इनको कॉपी क्यों नहीं कर रहा है। तो लेट्स सी क्यों नहीं कॉपी कर रहा है, राइट। तो इसलिए कॉपी नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो ऐप दिया था ये इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ऐप की 100 VH करी थी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 2 एलिमेंट बन रहे हैं और तीसरा जो है हमारा सब्सक्राइब बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कंपोनेंट मैंने बनाया, लेकिन एक ही कंपोनेंट को हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, कंपोनेंट मेरा एक ही है लेकिन हमने प्रॉप्स अलग अलग भेजे और ये अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हम सब्सक्राइब लिख करके आ रहा है और पहले क्या था, नेम लिख करके आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट, कितना अच्छे तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और हमने क्या क्या कवर किया, हमने स्टेट्स कवर की, हमने प्रॉप्स कवर किए, हमने कंपोनेंट्स कवर किए। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक्स हैं रिएक्ट की, अगर इनको आपको समझना है तो अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स को समझने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कहाँ पे रखने होंगे, स्टेट्स क्या होंगी, स्टेट्स को कहाँ पे रखना होगा। तो इन सब चीज़ों को जब आप कवर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है पूरी वीडियो में तो आप कमेंट डाउन करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैंने पूरे बेसिक्स को कवर किया रिएक्ट के इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या, लाइफ साइकिल्स के बारे में, कि रिएक्ट की कितनी लाइफ साइकिल्स होती हैं। और जब लाइफ साइकिल्स कवर कर लेंगे तब हम डायरेक्ट रिडक्स पे जाएंगे।
तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और अब मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक पेज का पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपोनेंट्स का यूज़ करना है, अलग अलग डिफरेंट क्या करना है कि आधे पेज में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो इसके स्क्रीन में आप पहले नैव बार बनाएंगे। नैव बार बनाने के बाद आप उसमें कुछ बटन्स लगाएंगे, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, और उसके बाद आप एक बीच में इमेज लगाइए, और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स भेजिए, लाइक अबाउट अस और डिफरेंट थिंग। एक पोर्टफोलियो बनाइए, आप छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए, और पोर्टफोलियो बना करके आप गिटहब पे डाल सकते हैं। गिटहब पे डालिए और मुझे लिंक भेजिए, मैं आप उन पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द कंटेंट, शेयर द कंटेंट। एंड कोविड-19 चल रहा है, तो आप जितनी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे इतना ही आपको बाद में फ़ायदा करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।